नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। जिक्र करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर रायपुर के अंबेडकर चौक में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि संविधान आज खतरे में है। वर्तमान केंद्र की सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, आरक्षण लागू होने नहीं दे रही, न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने कहा कि राजभवन की भूमिका की समीक्षा होना चाहिए। आखिर राज्यपाल किसी विधेयक को कितने दिन रोक सकते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को अधिकार नहीं कि युवाओं के जीवन को खतरे में डालें। तो एक बार फिर अंबेडकर जयंती पर आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है एक बार फिर केंद्र सरकार पर आरक्षण लागू नहीं होने देने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ये जो मांग है वास्तविकर जी, आप मुझे सुनाए हैं, मैंने तो अपना काम कर दिया है। बगल में राजभवन है, वहां जाकर आप बोलिए तो शायद आप लोगों को बोलने से राजभवन में कुछ फाइल आगे सरकेगी। यदि सरक जाती है तो निश्चित रूप से प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलेगा। तो देखा आपने कि सीधे सीधे भूपेश बघेल ने राजभवन पर एक बार फिर निशाना साधा है। आरक्षण का मुद्दा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर फिर उठा और भूपेश बघेल ने सीधे सीधे निशाना साधा। योगीराज माखन जी बीजेपी प्रवक्ता हुआ हमारे साथ जुड़ गए हैं, खास मेहमान हैं हमारे, उनसे हम चर्चा करेंगे। और अनिल चौहान हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों जी नमस्कार। आप सुन पा रहे हैं दोनों ही मेरी आवाज़? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। जी योगीराज जी, क्या कहेंगे? एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा उठा है बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर, और भूपेश बघेल जी जो हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण लागू होने नहीं देना चाहती। यदि फाइल आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के युवाओं का जो है लाभ हो सकता है। क्या कहेंगे? सबसे पहले न्यूज वर्ल्ड के दर्शक दीर्घा को बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और भूपेश बघेल जी ने केंद्र के ऊपर, राज्यपाल के ऊपर जो आरोप लगाए हैं निराधार है। एक परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा जिला गरियाबंद के संदर्भ में। महरा समाज का आज तक पूरे छत्तीसगढ़ में जाति नहीं बना है, आरक्षण की श्रेणी में नहीं आया है, उनका जाति आरक्षण नहीं हुआ है। और महरा समाज जो है अपने जाति की अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। भेंट घाट मुलाकात कार्यक्रम में भूपेश बघेल जी पहुंचते हैं और भूपेश बघेल जी कहते हैं कि महरा समाज के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गमित किया जाए। जो फॉर्मेट निर्धारित है उस फॉर्मेट में जो इंग्लिश के स्पेलिंग है जो मैच हो रहे हैं सारे जातियों के लिए जो है, उसके आधार पे जाति प्रमाण पत्र निर्गमित किया जाए, ऐसा आदेश वहां पर देते हैं इनको कलेक्टर महोदय। परंतु कलेक्टर महोदय का भी यही कहना होता है कि आपके आदेश का हम अक्षरशः पालन करेंगे, और आप अगर कह देते हैं मंच से तो हम महरा समाज के लोगों को उनका जाति प्रमाण पत्र बना करके देंगे, आरक्षण की श्रेणी में एसटी वर्ग में उनको लेंगे। परंतु आज तक वो कार्य हुआ नहीं है। 6 महीने से अधिक समय हो चुका है, आज भी महरा समाज की एक युवा का आरक्षण की श्रेणी में जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है। तो इस विषय पर आप बोल सकते हैं कि जो एक मुख्यमंत्री है उसके आदेशों का एक कलेक्टर किस तरह से परिपालन कर रहा है, उसके मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा है, क्या कलेक्टर उसको बचा पाया? उनके आदेशों को क्या जनता को, जिन्होंने भरी सभा में बनने के लिए उन्होंने आदेश किया, क्या उनको बचा पाए हैं? क्या आज के डेट में छत्तीसगढ़ में 12 से 13 लाख महरा समाज के लोग रहते हैं, उनको इस सरकार ने न्याय दे पाई है? नहीं दे पाई है। नहीं चलिए ठीक है, ये महरा समाज की बात आप कह रहे हैं योगीराज जी, लेकिन एक बात बताइए मैं जी। बता रहा हूँ, आरक्षण की बात कर रहा हूँ। जिस आरक्षण की बात भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, कोई भी न्यायपालिका हो, कोई भी राज्य सरकार हो, क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर अगर मान लो आप आरक्षण रोस्टर बनाते
तो संभवतः यह रोस्टर त्वरित पारित हो जाता, आपको इतना पेचीदा करने की जरूरत नहीं होता। भूपेश बघेल जी ने तत्कालिक चुनावी लाभ अर्जित करने के लिए एक वर्ग को साधते हुए यह नीति अपनाई थी, जिसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। वो तो जानबूझ करके भाजपा वालों को बदनाम कर रहे हैं, जानबूझ करके न्याय तंत्र को बदनाम कर रहे हैं, जानबूझ करके राज्यपाल को बदनाम कर रहे हैं। अदरवाइज इसमें आप भी पढ़े लिखे हैं और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय भी बहुत भली बातें समझते हैं और छत्तीसगढ़ के जनता भी बहुत भली बातें समझता है इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ये सरकार नहीं है। भूपेश बघेल को ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्वयं करने को कोई जरूरत नहीं है। ढोंग और स्वयं करने की आदत है, लबारी के ऊपर पर लेकिन एक बात है ना योगीराज जी, देखिए ठीक है आप जो भी कह रहे हैं आपका अपना मत है, लेकिन जब विधानसभा में ये बिल पेश किया गया, जब ये पारित हुआ, उस वक्त तो आपने समर्थन किया। यदि कुछ गलती थी, खामी थी, मैं पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, तो उस पर विरोध क्यों नहीं किया? जी, विधानसभा में क्या हमारे अगर मान लो विरोध करने के बाद भी क्या वो विधेयक रुक सकता था? नहीं, आपसे मैं सवाल पूछता हूं। जब विरोध तो दर्ज होता ना आपका, वो रुकता नहीं रुकता वो एक अलग बात है, संख्या के आधार पर अपने से योगीराज जी, लेकिन यदि उसमें कुछ खामी थी, यदि जी विधानसभा के पूर्व, भाई आपको पता होनी चाहिए कि पूर्व में जो सरकार ने जो रोस्टर बनाया था, जिसके मान बिंदु के किसी तरह फॉर्मेट में बने थे, तो वो रिजेक्ट हो गया। तो आपको तो उसी तर्ज पे समझ जाना चाहिए कि भाई इस मान बिंदु पे मैं भी बनाऊंगा तो मेरा भी रिजेक्ट हो जाएगा करके। आपको सबक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए कि आप गलती करेंगे, आप गलती को दोहराएंगे, आप गिरेंगे, तब जाकर के आपको सबक मिलेगा और उसके ऊपर आप दूसरे के ऊपर लांछन लगाएंगे। चलिए आपके पास लौटूंगे योगीराज जी। अनिल जी क्या कहेंगे? देखिए, सम्माननीय योगीराज जी ने पूरे मुद्दे को भटकाने का बहुत अच्छा प्रयास किया। आपका जो मुद्दा है, जो मुझे जानकारी है कि देश के संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो खतरे में है, देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने उसको महारा समाज पे केंद्रित कर दिया। महारा समाज की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और संवेदनशीलता से मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा या बात करूंगा कि वो लागू होना चाहिए। ठीक है, कौन सी तकनीकी समस्या है मैं नहीं जानता और वो विषय आज मुझे दिया भी नहीं गया था, इसलिए मैं उस विषय पर तैयारी करके नहीं आया हूँ। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से योगीराज जी से और आपके दर्शकों को भी मैं निवेदन करूंगा कि समझें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि अगर हम विधेयक को विधानसभा में रोकते तो अगर तो मगर क्या वो रुक जाता? तो क्या कोई विधेयक को इसलिए नहीं रोकते कि बहुमत की सरकार किसी और की और नहीं रुकेगा इसलिए अपने विचार नहीं रखेंगे भैया? वहां हम निःशर्त समर्थन देंगे और राज्यपाल के माध्यम से उसको रुकवा देंगे और उसके बाद हम राज्यपाल के प्रवक्ता बन जाएंगे और नहीं तो राजभवन को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनाने का प्रयास करेंगे और ये बयान देंगे कि भाई उस बिल में ये खामी है। अरे साहब, विधानसभा इसलिए बनी है कि उस पर चर्चा हो जाए। दूसरी बात मैं आपके आना चाहूंगा कि क्या लोकतंत्र खतरे में है या नहीं। अब आप समझिए, ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी संस्थाएं, इवन चुनाव आयोग को भी टारगेट किया जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की पोस्ट हो जाए। पहले से बृजमोहन अग्रवाल सहित भारतीय जनता पार्टी के नेता खुली चौंकी गए कि कांग्रेस के कुछ नेता हमारे टारगेट में हैं। उसके बाद ईडी का छापा पड़ जाए और उसके बाद ईडी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ईडी की प्रवक्ता बन के बयान दे। और सबसे बड़ी बात आपके चैनल के ध्यान में लाना चाहूंगा मैं, बहुत अच्छा विषय आपने रखा है देश की जनता और प्रदेश की जनता के लिए, कि विधि मंत्री किरण रिजिजू जी हमेशा सर्वोच्च न्यायालय को क्यों घेरते हैं? कभी वो कॉलेजियम का बहाना करते हैं, कभी सीजेआई के बयान के विरोध में बयान देते हैं। क्या ईडी, आईटी और सीबीआई की तरह ये लोग कोई और षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय क्यों हमारे दायरे में नहीं आ रही है? ये कौन से सवाल हैं? किरण रिजिजू जी रोज सर्वोच्च न्यायालय में देश के सबसे बड़ी संस्था पर सवाल उठाते हैं, हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, आपके टीवी चैनलों पर देख रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं कि ये बाधा क्यों बन रहे हैं? लोकतंत्र में हम सरकार में हैं, हम सर्वोपरि हैं, सर्वोच्च न्यायालय क्यों समीक्षा कर रहा है? आप देखिए उनके अहंकार को। तो ये चुनौतियां क्या बता रही हैं? क्या लोकतंत्र और संविधान इस देश में खतरे में नहीं है? क्यों उन पत्रकारों की हत्या हो जाती है? क्यों उन मीडिया समूहों पर छापा पड़ जाता है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं? क्यों उन राजनीतिक दलों पे छापा पड़ जाता है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं? और वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाते हैं दूध के धुले हुए हो जाते हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में समर्थन करती है और राजभवन को बाद में राजनीति का केंद्र बना देती है और उस बिल को रोक देती है? अरे साहब, संविधान के अनुच्छेद 9 में, अनुसूची 9 में माफी चाहूंगा, जो विषय शामिल हो जाता है उस पर सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकती। और अगर
उस बिल में कोई कमी थी तो विधानसभा में डिस्कशन ना करके वहां समर्थन देना और बाद में कहना कि हमको क्वांटिफाइबल डाटा नहीं दिखाया गया साहब इसलिए राजभवन ठीक कर रहा है। अरे भाई, राजभवन आप भारतीय जनता पार्टी नहीं है, राजभवन क्या कर रहा है उसकी तरफ से आप जवाब मत दीजिए। आप विधानसभा में समर्थन किए, छत्तीसगढ़ का युवा आज नौकरी की राह देख रहा है, पूरी आरक्षण प्रक्रिया रुकी हुई है, एडमिशन रुके हुए हैं, मुख्यमंत्री जी उसका रास्ता निकाल रहे हैं। आपके 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ की जनता ने चुने हैं, आपको 15 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता ने सत्ता में रखा है। इस जनता के प्रति आपकी कोई जवाबदेही है? आप विषय को लटका क्यों रहे हैं? क्या ये बड़ा सवाल मुख्यमंत्री जी ने नहीं पूछा कि राजभवन के उससे किसी भी विधेयक पर जो विधानसभा में पारित होकर गया हो उसकी एक समय सीमा होनी चाहिए? क्या अब उसका समय नहीं आ गया है? तो देखिए साहब, एक बहुत बड़ी समीक्षा का विषय है कि लोकतंत्र और संविधान क्या खतरे में है कि नहीं, और तब जब आज बाबा साहब की हम 132वीं जयंती मना रहे हो, ये बहुत बड़ा सवाल है साहब, बहुत बड़ा सवाल। योगीराज जी क्या कहेंगे? लोकतंत्र जब उनके नियमों का पालन ना हो या उनके बनाए हुए विधेयक का पालन ना हो तब लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। जब कांग्रेस के नेता के ऊपर ईडी छापा मारती है और अवैध रूप से जमा की संपत्ति कुर्क करती है तब लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। अरे अनिल जी प्लीज उनकी पूरी बात आ जाने दीजिए। सांसद जो किसी समाज के प्रति दुर्भावनावश किसी एक समाज को टारगेट बना करके जो भाषाओं का उपयोग करते हैं और न्यायपालिका उसको दंड देती है तो तब लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। तब इन लोग कहना चालू कर देते हैं, चिल्लाना चालू कर देते हैं, बकना चालू कर देते हैं, हल्ला मचाना चालू कर देते हैं और कानून और संसद जो भारत संविधान और जहां पर संसद में संशोधन होते, विधेयक बनते हैं, कानून बनते हैं, जिसको हम सर्वोच्च सदन मानते हैं, उस सदन में इन लोग काले कपड़े पहन करके, काला कोट पहन करके जाकर के प्रदर्शन करते हैं। ये इन लोग को तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। और आज ये बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं, क्या ईडी ने जहां जहां छापा मारा वहां पर अवैध संपत्तियां जब्त नहीं हुई? क्या उनके ताल्लुक किसी अवैध कारोबारी से नहीं रहा? क्या उनके जो मंशा है, वो उनके जो हथकंडे हैं, क्या उजागर नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो आज तक भूपेश बघेल जी और उसके सरकार रोड में क्यों नहीं उतरी? क्यों निर्दोष आज सौम्या चौरसिया जी जो है अंदर में जेल में बंद है, समीर बिश्नोई जी अंदर में जेल में बंद है, क्यों बंद है भाई? उनको तो फूलमाला पहना करके घुमाना चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल जी इसका प्रावधान करना चाहिए, दोनों को घुमाना चाहिए। जिसके बारे सुपर सीएम कहते हैं उनको घुमाते क्यों नहीं है? जब अगर वो पाक साफ है, जब अगर वो शुद्ध विशुद्ध है तो उनको तो घुमाना चाहिए, उसका सादर सत्कार होना चाहिए, जगह जगह पूजा करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नर्तन करना चाहिए। क्यों नहीं करते भाई? किस बात का डर है उसको? उनकी सरकार बनी हुई है, उनकी सत्ता है, वो जो चाहे तो कर सकते हैं। सिर्फ ईडी को राग अलापने का, ईडी को दोष देने का, न्यायपालिका को दोष देने का, भारतीय जनता पार्टी को दोष देने का, ये लोकतंत्र खतरे में है, ये संविधान खतरे में है, हत्या हो रही है लोकतंत्र की। इस तरह के ढोंग रच करके आप सच को नहीं छुपा सकते। सच को छुपाने का आपको इस तरह से स्वांग रचने की जरूरत भी नहीं है। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, जो सच्चाई है उसको ग्रहण करना सीखिए। जब तक आप सच्चाई को ग्रहण नहीं करेंगे, उसमें संशोधन नहीं करेंगे, सच्चाई को ग्रहण करके उसमें आप अपने अच्छे विचार नहीं रखेंगे, तब तक के इस तरह के हथकंडे होते रहेंगे और आप इस तरह से स्वांग और ढोंग रचते रहेंगे और यही आग आप जो है राग अलापते रहेंगे और छत्तीसगढ़ का बेड़ा गर्क होते जाएगा और कुछ नहीं है। लेकिन एक बात योगीराज जी धकेलने का काम ही होगा। योगीराज जी एक बार मुद्दे पे वापस आते हैं। मेरा ये कहना है कि ठीक है कि राजभवन में फाइल अटकी हुई है, मामला अटका हुआ है, आप कहते हैं कि जो आरक्षण का जो विधेयक पास हुआ उसमें कई खामियां हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन क्या नहीं लगता कि एक ऐसा कोई रास्ता उठाना चाहिए? क्योंकि ये सवाल जो है वो छत्तीसगढ़ के लोगों का सवाल है, उनके लाभ का, उनसे हित से जुड़ा हुआ सवाल है। यदि इसी तरह से मामले अटकते रहे तो कब उनको लाभ मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल बन जाता है। फिर ऐसे में आपका दायित्व नहीं बनता? या जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल सवाल उठा रहे हैं कि समय सीमा तय होना चाहिए, तो इस पर भी बातचीत नहीं हो सकती?
यदि कोई बातचीत से रास्ता निकल सकता हो, या आप जैसा कह रहे हैं कई बार कांग्रेस द्वारा कहा जाता है कि जो भाजपा के सांसद हैं वो बिल्कुल मौन धारण करे हुए हैं, वो इस मामले में कुछ नहीं बोलते, लेकिन किसी न कहीं जब जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हों तो पहल तो एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर की ही जा सकती है। यदि कोई खामी है तो उसको दूर कैसे किया जाए, वो सुझाव आप दे सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और इसमें स्वस्फूर्त राज्यपाल महोदया, जब तत्कालीन राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके ने इसके बारे में समीक्षार्थ सूचनार्थ लेटर लिखी थी, पत्र व्यवहार का कार्य किया था, और उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जो है उसकी डिटेल जानकारी मांगी थी। कुछ खामियां था, उसको कैसे सुधारा जाए इस विषय में भी जानकारी मांगी थी। और तब तक के उनका ट्रांसफर तबादला हुआ, और अभी जो नए राज्यपाल महोदय आए हैं उनके समक्ष भी ये विचार रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें काम नहीं हो रहा है, परंतु तर्क संगत, न्याय संगत, क्योंकि आरक्षण के रोस्टर में अगर 1% भी किसी व्यक्ति का स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो तब वो रोस्टर लागू नहीं होगा। हम कहते हैं आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मूल मंत्र दिया है कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे भी सोचा जाएगा, क्योंकि सबको समान अधिकार मिला है भारतीय दंड विधान में, भारतीय संविधान में। तो सभी व्यक्ति के बारे, सभी वर्ग के बारे उसको बारीकी से EWS की 4% उन्होंने वो रखा है, आरक्षण रखा है। इस बेस पे सेंट्रल ने तो 10% रखा था, इस बेस पे रखा। तो ये बहुत सारे विषय वस्तु हैं जो उसमें त्रुटि है, तो हम किसी के स्वतंत्रता और समानता का हनन कर सकते हैं। अगर वो एक नियम बन जाता है तो आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे नियम बन जाएंगे। इसलिए बहुत छोटी छोटी बारीकियों को लेकर के अध्ययन किया जा रहा है, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं का सुनहरा भविष्य हो और रोस्टर लागू हो और अच्छे मानदंडों पे लागू हो। चलिए अनिल जी, क्या कहेंगे? कुल मिलाकर के देखा जाए तो पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में वाला मामला है कांग्रेस का। यदि ये राजभवन से इसमें दस्तखत हो जाते हैं तो जीत कहलाएगी कि कांग्रेस ने इतना सब कुछ करा, आरक्षण दिलवा दिया, और यदि नहीं साइन होते हैं, मामला लटका रहता है और चुनाव में जाते हैं तो ये कहा जाएगा कि राजभवन में अटका है, हमने तो अपना काम कर दिया। ऐसे में आपको क्या लगता है, नुकसान किसका है अनिल जी? देखिए महोदय, बड़ी हास्यास्पद बात है। माननीय भाजपा के प्रवक्ता योगी राज जी कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में तब आता है जब सदन में काले। मेरी बात का भी जवाब दे दीजिएगा। जी बिल्कुल दूंगा। विरोध प्रदर्शन जब होता है तो लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। अरे साहब, लोकतंत्र तो विरोध प्रदर्शनों से जिंदा है। और क्या काले कपड़े भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कभी नहीं पहने? क्या आपने विरोध नहीं किया? और लोकतंत्र में विरोध के अधिकार को आप छीन रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में बता रहे हैं। दूसरी बात देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात, ये कह रहे हैं विधेयक में बहुत सारी त्रुटियां हैं। आपके चैनल पे इन्होंने 15-20 मिनट तक त्रुटियां गिना दी 2-3 स्टेप में, जब आपने इनको बोलने का मौका दिया। और उसी त्रुटिपूर्ण विधेयक को जो तथाकथित रूप से कह रहे हैं, उसी का विधानसभा में समर्थन कर देते हैं। और हम बता रहे हैं कि उसमें त्रुटियां हैं, और ये भी बता रहे हैं कि राजभवन में काम हो रहा है। अरे साहब, काम हो रहा है तो कौन सा काम हो रहा है और कब तक काम हो जाएगा ये भी बता देते। तो हम यही मान लें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राजभवन के प्रवक्ता हैं और वो जानते हैं कि कितना अंदर तक और कहां तक काम हो रहा है। हम यही तो कहना चाह रहे हैं साहब कि राजभवन को भारतीय जनता पार्टी के नेता दखल दे रहे हैं, वहां काम को प्रभावित कर रहे हैं। इनको अधिक जानकारी है राजभवन के अलावा। दूसरी बात मैं आपका जवाब दूंगा कि आपने कहा कि कांग्रेस के 10 उंगलियां घी में होंगी। साहब देखिए, 15 सालों में इनका कुशासन और 4 वर्षों में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो काम किया है वो अपने आप जनता के बीच एक गहरी लकीर खींच चुका है। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि 15 साल कुशासन, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर था, नक्सलवाद चरम पर था। यहाँ वनांचल के लोग, इस प्रदेश की 1/3 आबादी आदिवासी पूरी तरह से पृथक हो गए थे। अब वो मुख्य धारा में आ रहे हैं, और ये आरक्षण का विधेयक भी छत्तीसगढ़ के एक बच्चे को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे दोहरा मानदंड अपना रही है। एक बार विधानसभा में निःशर्त समर्थन करती है और उसके बाद बाहर निकल के राजभवन में अटका देती है और फिर दखल देकर उसमें त्रुटियां बताती है। तो इस विरोधाभास को जनता समझ रही है कि कौन सा खेल चल रहा है साहब। तो देखिए, जनता इनकी सच्चाई को समझ रही है, और 23 और 24 में जनता को इसका अवसर मिलेगा कि इनके छल कपट का, इनके दोहरे मानदंड का, गोलमोल लच्छेदार बातें जो ये कर रहे हैं एक लोकप्रिय चैनल पर, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, पब्लिक है, सब जानती है, साहब इनको जवाब मिलेगा। चलिए अनिल जी, बात आ गई आपकी। योगीराज जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा, आप क्या जवाब देंगे? जी भाई साहब ने अभी बोला कि
उन्मूलन की बातें जो उन्होंने कही, अभी प्रियंका गांधी जी आकर के नक्सल प्रभावित नहीं है बस्तर जो बातें कह रही थी, और उसी समय बस्तर क्षेत्र के बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र में बस्तर के नक्सल उन्मादियों ने वहां पर डंपर गाड़ियों को, निर्माणाधीन रोड कंस्ट्रक्शन में लगे डंपर गाड़ियों को आग लगाता है। क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट की प्रभावशीलता नहीं है? आज भी इनके कार्यकाल में जो फल फूल रहे नक्सलाइट, वो भाजपा के समय में ऐसा नहीं था। भाजपा के समय में जो नक्सलाइट उन्मूलन की जो क्रियाकलाप चली है वो सर्वोपरि रूप से चली है, और उस समय बहुत सारे नक्सलियों ने समर्पण किया है, और जिसका आज उसको एक अच्छे घर और परिवार के साथ जीवन यापन करने का पहल मिल रहा है। ये बात किसी से छुपा नहीं है, और आज जिस बात को लेकर भूपेश बघेल चलिए बात आरक्षण के मुद्दे पर आइए जी। जो मुद्दा चल रहा था आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा बृहद विषय है जी, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से बीजेपी घिरी हुई है इस मुद्दे पर। आप इस बात को जानते होंगे योगीराज जी। बीजेपी क्यों घिरेगी? बीजेपी तो अपनी बातें रखी है बीजेपी, लेकिन भूपेश बघेल गिरे हैं कि तत्कालीन चुनाव के समय में उन्होंने आरक्षण को लाभ अर्जित करने के लिए लेकर के आया, और जब उन्होंने बिना तैयारी किए लाभ लेने के लिए इस पहल किया, और बिना तैयारी किए उन्होंने बैठक लेकर के आनंद फानंद में विशेष सत्र बुला करके इनको पारित किया। भूपेश बघेल को इस पर जवाब देना चाहिए कि भाई आप चुनाव लाभ अर्जित करने के लिए इस तरह से आप हथकंडे अपनाएंगे तो उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। भुगतान कर रही है, जनता भी जानती है कि भूपेश बघेल जी ने तत्कालिक कांकेर के भानु प्रतापपुर चुनाव को देखते हुए जिस तरह से हथकंडे अपनाए, और जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी को बदनाम करने की कोशिश की, और आदिवासी भाई बहनों को छल कपट के साथ वो न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, और जिसमें फेलवर साबित हुए, वो सबको पता है, सबको मालूम है, किसी से छिपा नहीं है। इस विषय का कोई दो मत की कोई बात ही नहीं है। चलिए, कोशिश यही होना चाहिए कि जब बात जनहित से जुड़ी मुद्दों की हो, बात छत्तीसगढ़ की जनता के हित की हो, तो इसमें कहीं ना कहीं रास्ते निकाले जाने चाहिए, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर कहीं ना कहीं वो जो बात है, जो मंशा है, वो अपने से कहना चाहिए कि पूरी नहीं हो सकती, और ऐसे में नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता का ही होता है। हम कोशिश यही की जानी चाहिए कि किसी भी तरह से रास्ता निकले, और जो संकल्प लिया है राजनीतिक दलों ने, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही चाहती हैं कि आरक्षण का लाभ मिले, और उस दिशा में काम जल्द हो, और जल्द ही दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस दिशा में काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखना होगा आगे आगे होता है क्या, लेकिन निश्चित तौर पर ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि 2023 में आरक्षण का मुद्दा जो है प्रभावित करने वाला है पूरे चुनावी समीकरण को, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया योगीराज जी, आप हमारे साथ जुड़े। अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। बने रहिए आप हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।